हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे लाइन ड्राइंग हमारे आर्ट वर्क्स में उसको 3D दिखाने में हेल्प करती है, और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एग्जांपल की हेल्प से भी समझा था कि किस तरह से हम जो है लाइन ड्राइंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में होते हैं, जिससे उनको जो आर्ट वर्क है उसको ड्रॉ करने में कन्फ्यूज़न होता है। तो उस टाइम पे कैसे हम इस 3D नेस, मतलब जो आर्ट वर्क में 3D नेस लाते हैं, उसको दिखाने का कैसे हम इम्प्लीमेंट करें इस एक्सरसाइज को। तो उसके लिए मैंने थोड़ा कुछ सोचा है कि ताकि जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में है वह भी अपनी ड्राइंग के प्रैक्टिस के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करते रहे, ताकि जब फ्यूचर में वह और अच्छे से वर्क करें तो उनकी इस चीज़ की प्रैक्टिस बनी रहे। क्योंकि जो लाइन ड्राइंग होती है उसको हम एक्चुअल में जब हम एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उस टाइम पे हम एक्चुअल में उसको अपने पेपर पर नहीं दर्शाते। ये चीज़ें बैकग्राउंड में हमारे माइंड सेट में चलती हैं। नहीं तो जैसा कि आपने देखा, जो बच्चे होते हैं या जो बिगनर्स होते हैं उनका आर्ट वर्क कुछ इस टाइप से दिखता है, और जो प्रोफेशनल होते हैं उनका कुछ इस तरह से दिखता है। जो लाइन ड्राइंग होती है उसको हम मेनली जब, वैसे तो हम हर एक सब्जेक्ट के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब ख़ास तौर पर सवाल आता है लैंडस्केप का, तो लैंडस्केप में कई बार ऐसा होता है कि उसमें एकदम फ्लैटनेस का फील आता है, कि उसमें हमें जो है उसकी डेप्थ फील नहीं होती। क्योंकि कई बार जब हम जैसे पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं तो उसमें बैकग्राउंड को हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि उसमें मेन जो फोकस होता है वह पर्सन के फेस पर रहता है, उसके पोर्ट्रेट पर रहता है। लेकिन जब हम लैंडस्केप बनाते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा मेन जो गोल होता है वह होता है कि उसमें डेप्थ फील हो, उसमें सारी चीज़ें एक कंपोजिशन में हो। तो उस टाइम पे कैसे चीज़ों को 3D दिखाएं, उसमें अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और चीज़ें अक्सर फ्लैट दिखती हैं। तो इसी प्रॉब्लम को जब बहुत से मास्टर आर्टिस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े अटेलियर्स होते हैं, तो उसमें भी इसी एक्सरसाइज को कराया जाता है, ताकि जो 3D नेस हम दिखाना चाहते हैं, जो डेप्थ हम अपने आर्ट वर्क में दिखाना चाहते हैं, उसको हम इजीली दिखा पाएँ। तो उसके लिए हम इस लाइन ड्राइंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए एक पेड़ बना रहे हैं, तो वह पेड़, जैसे आपने देखा होगा तो बच्चे पेड़ बनाते हैं तो वह उसमें बस कलर कर देते हैं एकदम, जैसे कि जो उसके पत्ती वाला एरिया होता है तो उसको एकदम बस ग्रीन कलर दे दिया, जो उसका स्टेम्प होता है तो उसको ब्राउन कलर दे दिया। नॉर्मली वह करते हैं, उन्हें वह अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अच्छे लेवल पर आर्ट ग्रो करना चाहते हैं, बच्चों के हिसाब से वह सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जब एज आ हॉबी आर्टिस्ट या प्रोफेशनल आर्टिस्ट जब हम ग्रो करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमें केवल ऐसे ही नहीं कि बच्चों की तरह करना है। स्टार्टिंग में सभी की स्टार्टिंग इसी तरह से होती है, वो बच्चों के लिए यह चीज़ कॉमन है। लेकिन जब हम एक मैच्योर लेवल पर होते हैं तो उस टाइम पे हमें सारी चीज़ों को प्रॉपर एक मेंटेन वे में सीखना, मैनेज्ड वे में सीखना ज़रूरी है, तभी एक्चुअल में हम जो चीज़ दिखाना चाहते हैं उसको दिखा पाते हैं। अब जैसे कि हम एक पेड़ बना रहे हैं तो उसमें जो उसकी 3D नेस है, उसकी जो राउंडनेस है, वह कैसे हमें फील हो, तो उसके लिए हम जो है उसकी राउंडनेस के अकॉर्डिंग उसमें लाइट को दिखाते हैं। क्योंकि लाइट जो है, लाइट की चेंजमेंट से ही उसमें हमें वॉल्यूम फील होती है कि वह चीज़ गोल है। अगर कोई चीज़ स्क्वायर शेप में है तो उसमें जो है, जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो एकदम सडन होता है। मतलब जो लाइट होती है, शेडोज दो टाइप की होती है, एक होती है फॉर्म शेडो, एक होती है कास्ट शेडो। तो फॉर्म शेडो जब एकदम एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जब गिरती है तो उसको हम कास्ट शेडो कहते हैं, और जो उसी सरफेस पर बनती है उसको हम फॉर्म शेडो कहते हैं। और फॉर्म शेडो की वजह से ही हमें जो है 3D नेस फील होती है। मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि ए मेरा हाथ है, तो इसकी जैसे कि मेरे शर्ट पर परछाई पड़ रही तो ए कास्ट शेडो है। लेकिन जो अब मैं ऐसे हाथ करके दिखाता हूँ तो ये जो ये पार्ट है जिससे कि जो फील हो रहा है कि यह अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम फॉर्म शेडो कहते हैं। कि उसी सब्जेक्ट के सरफेस पर जब शेडो बनती है तो उसे हम फॉर्म शेडो कहते हैं। लेकिन अब इसे दिखाएं कैसे, तो उसके लिए हम लाइन ड्राइंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जब शेडो, मतलब जो वैल्यूज़ होती हैं उनको प्लेसमेंट ना करें, लेकिन हमको मेनली ड्राइंग पर फोकस करें, तो उस टाइम पे हम इस टेक्निक का यूज़ करके, इस ड्राइंग टेक्निक को हम इम्प्लीमेंट करके अपनी ड्राइंग को 3D बना सकते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अलग अलग सब्जेक्ट लेकर, लाइक ट्री, माउंटेन, अलग अलग चीज़ें लेकर इन सारी जो इस एक्सरसाइज इसको समझाता कि कैसे हम इस एक्सरसाइज को करते हैं।
और कैसे हम इसको समझते हैं, तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अभी हम एक लैंडस्केप की हेल्प से समझते हैं कि कैसे आपको, अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं, तो स्टार्टिंग में आपको किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए। तो आपको सबसे पहले जो भी रेफरेंस आपको चाहिए, तो उसका एक आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, क्योंकि जब हम फ़ोन से प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे हमारी प्रपोर्शंस के ड्राइंग के लेवल पर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो आपको सबसे पहले एक प्रिंट आउट निकलवाना है। स्टार्टिंग में आप ब्लैक एंड वाइट में निकलवा लें, कलर्ड निकलवाना हो तो कलर्ड, जैसा आप कंफर्टेबल हो। तो आपको एक प्रिंट आउट निकलवाना है और आपको ट्रेसिंग पेपर चाहिए। और यहाँ कैमरा की वजह से, क्योंकि कैमरा की क्वालिटी थोड़ी लो है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ स्केच पेन का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। लेकिन आपको पेंसिल के हेल्प से ही करना है, क्योंकि उसमें आपको यह चीज़ रहेगी कि आप उसको इरेज कर सकते हैं। क्योंकि आप पहली बार यह चीज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होंगी, और हो सकता है स्टार्टिंग में चीज़ें बिगड़े भी, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है और दोबारा आपको बार बार इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखना है। सबसे पहले हम इसको रफली ट्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को ट्रेस नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ट्रेसिंग पेपर को सेलो टेप की हेल्प से चिपका लिया है, ताकि जो है पेपर यहाँ वहाँ हिले नहीं, क्योंकि हमको अच्छे से ऑब्ज़र्व करके ट्रेस करना है। तो यहाँ मैं बस जो मेन बड़े बड़े शेप्स दिख रहे हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। अगर आप ड्राइंग भी कर रहे हैं तो आपको मेनली बड़े जो शेप्स दिख रहे हैं उनको टारगेट करना, ना कि हर एक छोटे छोटे शेप्स को टारगेट करना है। आपको यहाँ कॉपी नहीं करना है कि जैसे कि यहाँ पे ये पत्तियाँ, तो आप हर एक पत्ती को बस ऐसे ही ट्रेस कर रहे हैं। आपको जो उसकी ओवरऑल जो सिंप्लीफिकेशन के तौर पर, जैसे कि मैंने एक वीडियो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी बनाया कि कैसे हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ को करना है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हुए ट्रेस करना है, ना कि उसको जस्ट कॉपी करना है कि पत्ती इधर उधर जा रही तो आपको हर एक पत्ती को वो करना है, ट्रेस करना है। और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि इसको ट्रेस कर लिया है, तो अब हम अपने ट्रेसिंग पेपर को निकाल लें। अब आपको जो ट्रेसिंग पेपर है उसको एक वाइट पेपर के ऊपर इस तरह से चिपका लेना, क्योंकि वाइट पेपर की वजह से जो हमने आउटलाइन की है वो हमको क्लियरली विजुअल होगी। और जो प्रिंट आउट हमने निकलवाया था उसको इस तरह से साइड बाई साइड दोनों चीज़ों को हमको करना है, चिपका के रखना है। और हो सके तो आप इसको वर्टिकल पोजीशन में, मतलब जैसे कि यह है तो जो हमारी आंखों के आई लेवल पर रहे, जैसे कि आप दीवार पर चिपका सकते हैं या ईजल वगैरह पर, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आपके पास ईजल नहीं है तो आप दीवार पर भी इजीली चिपका सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, अच्छे से उसको देख पाते हैं। तो आप वर्टिकल पोजीशन में रख के ही यह एक्सरसाइज कीजिए। और कोई भी ड्राइंग की एक्सरसाइज हो आप मोस्टली उसको वर्टिकल पोजीशन में रख के ही कीजिए। तो अब हम समझते हैं कि कैसे हमको इसमें लाइन ड्राइंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक राउंडनेस है, लेकिन और यहाँ तक ही है। तो हम पहले वर्टिकली लाइंस को खींचते हैं, जैसे कि हम जो इस तरह से इधर राउंडनेस आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से वर्टिकली लाइंस को खींचते हैं। अब हमें इधर ऑब्जर्व करना है कि कैसी राउंडनेस है, उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं जस्ट स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट वर्टिकली लाइंस खींच लूँगा तो उससे एकदम फ्लैटनेस फील होगी। जैसे कि यहाँ पे है बिल्कुल इस तरह से, तो हमें उसी अकॉर्डिंग कि कितनी राउंडनेस है उसको ऑब्जर्व करते हुए, आपको यहाँ कॉपी नहीं करना है कि आप बिल्कुल एक एक पत्थर को कॉपी कर रहे हैं। आपको ऑब्जर्व करना है कहाँ कितनी राउंडनेस है। और हो सके तो आप कलर प्रिंट आउट को यूज कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगी। अब जैसे कि इस वाले पोर्शन में इधर राउंडनेस है, लेकिन इधर एक जो है गहराई वाला फील आ रहा है, डेप्थ फील हो रही है। तो जब हम इस तरह से राउंडनेस के साथ लाइंस को यूज़ करते हैं तो उससे एक हमें इस एरिया में यह फील हो रहा है कि यहाँ पे यह चीज़ अंदर धसी हुई है, अंदर की तरफ घुसी हुई है। तो इसी डेप्थ को दिखाने के लिए हम इस तरह से लाइन ड्राइंग को इम्प्लीमेंट करते हैं।
लेकिन आपको यह अपने यह प्रिंट आउट से ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरह से इसमें राउंडनेस है, क्योंकि ड्राइंग का मेन, जैसे कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप चीज़ों को कितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर कोई म्यूजिशियन है तो अगर वह जस्ट किसी चीज़ को कॉपी करता है, जैसे कि बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग में एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रिड मेथड। ग्रिड बेसिकली कुछ इस टाइप से ही दिखती हैं, लेकिन ग्रिड मेथड का यूज़ जब स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं तो उस टाइम पे हम करते हैं, क्योंकि उससे भी हमारी फ्री हैंड की प्रैक्टिस होती है। जब हम ग्रिड मेथड को अच्छे से करने लग जाते हैं तो उसकी तरफ हम फ्री हैंड पर शिफ्ट करते हैं। लेकिन अगर कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वह जस्ट बस ड्राइंग उनकी अच्छी बन रही है ग्रिड मेथड से, तो वह बस उसी को करते रहते हैं। ड्राइंग, जब हम ड्राइंग की फील्ड में काम करते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें उसको जस्ट एक प्रोसेस, एक मेथड के तौर पर सीखना है, बस उस पर डिपेंड नहीं रहना है। तो जब हम फिर उसको सीख के जब फिर फ्री हैंड करते हैं, फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको करते हैं, तो उससे फिर जब हम कई बार, जैसे कि बहुत बड़े बड़े अटेलियर्स होते हैं, गैलरीज होती हैं, वहाँ पे आर्टिस्ट को प्रोफेशनली आर्टिस्ट को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और भी चीज़ें करने के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पे आप ग्रिड्स का यूज़ थोड़ी करोगे, तो उसके लिए आपको फ्री हैंड ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग स्टेज में आप फ्री हैंड आपको बनाने के लिए देंगे तो फ्री हैंड में आपको कन्फ्यूज़न होगा, आपसे बनेगा नहीं, तो उससे आपका जो पेशेंस है वह भी ख़त्म होता है, आपको वो चीज़ें अजीब सी लगती हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है। इसलिए ग्रिड में भी हम छोटे छोटे बॉक्सेस को बनाते हैं, लेकिन उसमें भी हम छोटे छोटे बॉक्सेस के अकॉर्डिंग भी फ्री हैंड ड्राइंग ही करते हैं। तो उससे हमारी जो है हाथ में चीज़ों को देखने में जो उसकी एबिलिटी है वह हमारे अंदर आ जाती है, फिर हम फ्री हैंड भी इजीली चीज़ों को बना पाते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक जो आइस का टुकड़ा दिख रहा है कि आइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, तो वहाँ पे एक अंदर धसी हुई फील हो रही कि वह अंदर की तरफ जा रही, तो वहाँ पे हम उसी तरह से लाइंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टाइप से लाइंस बनती हैं, क्योंकि सब में अलग अलग टाइप से राउंडनेस कर्वनेस रहती है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को यूज़ कीजिए कि किस तरह से आपके सब्जेक्ट में जो है राउंडनेस फील हो रही है। जैसे कि कोई म्यूजिशियन है, वह जब म्यूज़िक सीखता है तो मेनली उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि मैं मान लीजिए पियानो बजाना सीख रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे जस्ट कोई बस अगर मैं कॉपी करता रहूँगा कि मैं कीज़ को बस कॉपी करके उसको फॉलो करके बस बजाता रहूँगा, तो मैं फिर खुद से कभी वह चीज़ नहीं सीख पाऊँगा। तो वहाँ पे आपको जस्ट कीज़ का यूज़ करना सिखाया जाता है। जब उनका आप यूज़ करने लगते हो, उन पर आपका हाथ बैठ जाता है, तो उसके बाद आपको म्यूज़िक को फील कराया जाता है कि कैसे आपको म्यूज़िक को सुनना है और फिर कैसे उसको बजाना है। अगर आप म्यूज़िक को सुनना जानते हो, उसको समझना जानते हो, उसको ऑब्ज़र्व करना जानते हो, तो आपको ईज़िली उसकी कॉर्ड पता चल जाएगी कि कहाँ पे आपको इसको बजाना है। तो उसी तरह से हर एक चीज़ को सीखते वक्त आपको अपनी ऑब्ज़र्वेशन को टॉप पर रखना है। जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीख जाओगे तो आप इजीली कोई भी चीज़ हो, दुनिया की कोई भी टाइप की चीज़ हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, आप उसको इजीली सीख पाओगे। जैसे कि एक कोई बॉक्सर होता है, तो वह अगर रिंग में लड़ता है तो वह ऐसा नहीं कि बस उसको कुछ 4-5 मूव पता है तो वह लड़ते जाता है, वह सामने वाले को ऑब्ज़र्व करता है कि उसकी टेक्निक क्या है, कैसे उसकी वीकनेस क्या है, कैसे मैं उसको हरा सकता हूँ, किस टेक्निक का मैं यूज़ करूँ। यह सारी चीज़ें ऑब्ज़र्वेशन पर ही आती हैं। और ऑब्ज़र्वेशन कैसे डेवलप होती है कि जब हम चीज़ों को बार बार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बस एक ही चीज़ कर रहा हूँ, उसमें ही बहुत अच्छे से एक एक बाल बना के, एक एक आईलेस बना के, आईब्रो बना के, हर एक चीज़ को जो ओंठ है उसके एक एक जो उसकी लाइन है उसको बनाते हुए मैं अगर ड्राइंग बना रहा हूँ, तो उसमें हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन है स्किल वह इम्प्रूव नहीं होती। क्योंकि जब हम ड्राइंग सीखते हैं तो उस टाइम पे, अब मैं यह भी कहना गलत होगा कि किसी चीज़ को टाइम देना गलत बात है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइंग में भी जब हम लॉन्ग आवर स्टडीज़ करते हैं तो उसमें भी हमारे एक चीज़ को देखते हैं, लेकिन
अगर आप बिना डायरेक्शन के वह चीज़ कर रहे हैं तो वह गलत है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वहाँ पे चीज़ों की रिपीटेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चीज़ों को रिपीटेड मूड में करते हैं तो उससे हमारी प्रैक्टिस होती है, जब प्रोसेस उससे हमारी जो प्रोसेस है वह बार बार जो है उसको हम बार बार करते हैं, जिससे कि उसकी जो चीज और सारी प्रोसेस की जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे माइंड में बैठ जाते हैं। फिर हम जब कोई भी ड्राइंग का पार्ट करते हैं तो उससे वह प्रोसेस हमारे ड्राइंग में दिखती है। लेकिन अगर हम एक ही ड्राइंग में हमारी गलतियाँ भी हो रही हैं, हम उन गलतियों को ऑब्ज़र्व किए बिना ही उसमें घंटों का टाइम दे रहे हैं, तो उससे भले ही एक आध बार हमारा आर्ट वर्क सही बन जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में हम फेल हो जाते हैं। इसलिए लॉन्ग आवर स्टडीज़ करना गलत नहीं है। जैसा कि मैंने लॉन्ग आवर स्टडी बोला, तो स्टडी में और नॉर्मल कोई पेंटिंग बनाने में फ़र्क है। स्टडी में हम जस्ट चीज़ों को सीखने के लिए उसमें सारी चीज़ें करते हैं, उसमें टाइम लगाते हैं। लेकिन जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा गोल रहता है कि हम लोगों को यह चीज़ दिखाएं, वहाँ पे हम लोगों को दिखाने के लिए वह चीज़ बनाते हैं। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमारा मेन गोल क्या होता है कि हम चीज़ों को सीखें। अगर वहाँ पे हमारी गलतियाँ हो रही हैं तो हम उनको करेक्ट करते हैं, समझते हैं कि कैसे ये गलती हुई, उसको याद रखते हैं कि अगली बार मुझे यह गलती नहीं करनी है। और जब हम यह चीज़ें बार बार करते रहते हैं तो हम फ्री हैंड करें तो हम फ्री हैंड भी इजीली सारी चीज़ों को कर पाते हैं। और बहुत टॉप लेवल पर वहाँ पे जब हम पहुँच जाते प्रोफेशनल लेवल पे, तो फिर आपको जब सारी चीज़ें पता होती हैं तो अगर आप फ्रगेट का भी एक आध बार यूज़ करें या कहीं भी कुछ भी यूज़ करें तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्रोसेस को समझना, सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग से और सारी चीज़ों में अगर आप लग जाएंगे तो यह बहुत फिर आपके लिए गलत होगा, क्योंकि सीखते टाइम हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते और अपनी गलतियों को तो ख़ास तौर पर बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि अगर आप छोटी से भी छोटी गलती को अगर इग्नोर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वह लॉस देगी आगे चलकर। तो स्टार्टिंग से ही आपका माइंड सेट यह होना चाहिए कि आपको सारी गलतियों को बस सही करके ही आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे जो लाइन्स हैं तो वह कुछ नीचे की तरफ राउंडनेस फील हो रही है, तो वह हम उसी तरह से हल्की हल्की राउंडनेस के साथ उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे यह चीज़ ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है कि लाइन्स किस टाइप से जा रही हैं और किस टाइप से हमको उसको बनाना है। अब इधर पे जैसे कि ये कुछ पेड़ हैं तो उसको हम बस देख रहे हैं कि किस तरह से उसमें राउंडनेस है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ का पूरा ग्रुप है, एक जंगल टाइप का है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये बना रहे हैं। आपने जैसे कि जियोग्राफी वगैरह में इस टाइप के स्ट्रक्चर देखे होंगे। अभी इस वाले एरिया में हमें राउंडनेस फील नहीं हो रही तो हम इसको हाल के लिए अभी ऐसा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो अभी हम जस्ट कुछ ऐसी फ्लैट स्ट्रेट लाइंस को ही खींचते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा राउंडनेस तो फील हो नहीं रही, तो उसके लिए हम बस जस्ट ऐसे ही स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं। आप जियोग्राफी में देखे होंगे तो इस टाइप से ही जो है लूमिनार ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, तो उस टेक्निक से इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं कि जो अर्थ की ओवरऑल जो उसकी डिज़ाइन स्ट्रक्चर है वह कैसा है उसको समझने के लिए। और ग्लोब में भी इसी तरह से ग्रिड बनी रहती है, क्योंकि उससे इजीली पता चल जाता है कि ग्लोब में कहाँ कौन सी चीज़ें, और जो है उसकी जो राउंडनेस है वह भी हम देख के इजीली समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक ट्री है तो उसको हम कैसे दिखाएं कि वह गोल है, तो उसके लिए हम इस तरह से लेंथ को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कैसे समझा जाए कि लाइंस को ऊपर की तरफ राउंडनेस बनानी है, नीचे की तरफ राउंडनेस बनानी है। तो जैसे कि इस वाले एंगल को देखिए तो यह कुछ नीचे से लिया गया है, मतलब इस पोजीशन में लिया गया है कि जो बीच में है, तो उसमें हम देखते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे तो कुछ नीचे की तरफ मतलब लाइंस रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने गलती से ऊपर की तरफ कर दी, तो आपको जस्ट ऑब्ज़र्व करना है और गलती को देखना है कि
लेंस ऊपर की तरफ, जैसे कि हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे कि जब हम, जैसे कि यह एक दीवार है, यहाँ पे मैं एक दीवार बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि ये दीवार है, यहाँ जैसे घर है किसी का, यहाँ पे दरवाज़ा लगा है, यह उसकी छत है। तो इधर हम, जब इधर एक पर्सन खड़ा है, तो इधर हम एंगल को समझने के लिए लेंस को आपको किस तरह से, अगर इधर एक पर्सन खड़ा है तो वह घर से छोटा है, तो जो है जो एंगल्स होते हैं वह नीचे की तरफ आते हैं। यह कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी से यह सारी लेंस का डिसीजन होता है कि कैसे यह लेंस ऊपर जाएंगी या नीचे की। जैसे कि इसमें हम चाहें जितने बड़े हो जाएं, लेकिन पहाड़ से हम छोटे ही रहेंगे। तो यहाँ पे सारी जो लेंस है वह नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ से छोटे होते हैं, छोटा मतलब नीचे की तरफ, तो लेंस जो एंगल्स बनते हैं वह नीचे की तरफ इस तरह से आते हैं। तो आगे चलकर यह मिल जाते हैं। इस चीज़ को हम पर्सपेक्टिव में समझेंगे। पर्सपेक्टिव चैप्टर के अंदर यह सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, किस तरह से आपको इस सारी चीज़ों को करना है। लेकिन अभी हाल में हम समझते हैं कि जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो एंगल नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन अब हम जस्ट यहाँ पे एक जो सीढ़ी है, जैसे कि जिसको हम चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं घरों में, तो जैसे कि एक ठो मैंने यहाँ पे ये सीढ़ी बना दी है। अब हम जब देखेंगे तो इसमें, अब हम जैसे देखेंगे कि अब हम इस सीढ़ी से बड़े हैं, क्योंकि अक्सर सीढ़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 फुट इसी टाइप से बनती हैं। तो यहाँ पे हम सीढ़ियों से बड़े हैं। तो जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस टाइप से ये एंगल्स जा रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम चीज़ों से छोटे होते हैं तो एंगल्स नीचे की तरफ आते हैं। अब जैसे कि इसी घर में देखिए, जो नीचे है, नीचे की तरफ का हिस्सा है, तो उसमें भी सेम लाइंस है, बस एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे लाइंस ऊपर की तरफ जा रही, मतलब एक्चुअल में यह है ऊपर की तरफ नहीं जाती, लेकिन जो देखने का नज़रिया है उसको हम देखते हैं कि इस, जब हम छोटे होते हैं तो लाइंस नीचे की तरफ आती हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो लाइंस ऊपर की तरफ जाते हैं। बस इस एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो इस तरह से हम जो है अपनी लाइन ड्राइंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप इसको स्टिल लाइफ में, फिगर्स में, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगज़ीन्स आती हैं, तो वह बेस्ट पेपर होते हैं, उन पर हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ड्राइंग में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह में भी अलग अलग टाइप के जो रेफरेंसेस होते हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ होती हैं, खिलाड़ियों की हो गई, सेलिब्रिटीज़ की हो गई, या अलग अलग टाइप की फ़ोटोज़, पिक्चर्स होती हैं, तो उनका यूज़ हम अपने लिए कर सकते हैं। जैसे कि एयर ड्राइंग एक्सरसाइज जैसे कि हमने समझी, तो उसको हम न्यूज़पेपर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे आपको ट्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप जस्ट सीधा उसी के ऊपर, जैसे कि कोई किसी का पोर्ट्रेट है, किसी सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट है, तो उसके ऊपर भी आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। किसी और की फ़ोटो है, या कंप्लीट कोई फिगर बना है, कोई जैसे कि क्रिकेटर वगैरह है तो उसकी फ़ोटो हो गई, कोई खाने की चीज़ हो गई, या कुछ भी अलग अलग टाइप से आप है तो उसको यूज़ करके आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, तो इस तरह से जैसे कि ट्रेसिंग पेपर से भी कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में भी, जैसे कि मैं स्केच बुक नाम का एक ऐप यूज़ करता हूँ, तो उसमें भी आप जो उसको अपने जो हाथों से उसको ड्रॉ करके ईज़िली समझ सकते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको 5-10 मिनट का टाइम मिला, तो आप उसको करके देख सकते हैं। और आप नेचर में, जैसे कि कहीं जा रहे हैं घूमने, या घर में बैठे हैं, जैसे सामने बाल्टी रखी है या कोई और चीज़ रखी है, जैसे कि मेरी है टेबल है, तो इस पर भी काफ़ी सामान पड़ा रहता है। जैसे कि पेंसिल बॉक्स हो गया, या जो पेंसिल का स्टैंड है, ब्रशेस वगैरह है, या कोई स्टिल लाइफ का ही सामान पड़ा रहता है। तो उस टाइप से उसको देख के आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं तो कोई पर्सन खड़ा है तो उसको देख के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कोई पेड़ है तो आप उसको देख रहे हैं कि कैसे इसमें राउंडनेस फील हो रही है, अगर हम इसको बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। तो जब आप चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हो, जैसे कि एक होता है कि हम बस उसको एज अ काम है कि बस मैंने कर लिया, अब मुझे यार ये करना है तो मैंने कर लिया,
तो वह चीज़ अलग हुई। तो फिर जैसा कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि आप सामने वाली चीज़ को ट्रीट करोगे तो उसी तरह से वह आपको ट्रीट करेगी। अगर आप ड्राइंग को सीखना चाहते हो तो आप जिस तरह से उसको टाइम दोगे, जिस तरह से उस पर वर्क करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो उसी तरह से वह आपकी हेल्प करेगी। आपके मतलब जैसे कि न्यूटन्स का लॉ है कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। तो जिस तरह से हम चीज़ों को करेंगे तो उसी तरह से इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर हम उसको अच्छे से करेंगे कि आर्ट को हम जब हर एक चीज़ से अपने रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो उसको हम एक्चुअल में समझ पाएंगे कि किस तरह से वह वर्क करती है। जब हम चीज़ों को इस तरह से सीखते हैं कि हम उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सीखते हैं, समझते हैं। जैसे कि ड्राइंग हम सीख रहे हैं तो हमको रियल लाइफ में सारी चीज़ों को देखना है। अगर हम वैल्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे एक चीज़ के कंपैरिजन में दूसरी चीज़ लाइट है, डार्क है, कैसे ये लाइंस कैसी जा रही हैं, एंगल्स कैसी जा रही हैं। अगर चार चीज़ें एक साथ रखें तो कैसे एक चीज़ छोटी है, कैसे एक बड़ी है, कैसे हम उसको बनाएं। जब हम इन चीज़ों को सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो उससे हमारी ग्रोथ कई गुना ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेपर ही है। आप अपने मेंटल लेवल पर भी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके उसको सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। क्योंकि ड्राइंग में मेनली जो चीज़ है वह हमारी आंखों पर डिपेंड करती है। आप उसको अपने पैर पर करके देख रहे हो, अपने कपड़ों पर करके देख रहे हो। और आर्ट हर जगह है। जैसे कि कई आर्टिस्ट होते हैं वह पत्तों से बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लकड़ी पत्ते, उनसे भी अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। छोटे छोटे पत्थर से होते हैं, उनकी हेल्प से भी पोर्ट्रेट बना देते हैं। कोई ब्रिक्स से बनाते हैं और अलग अलग चीज़ें, जैसे कि सैंड आर्टिस्ट होते हैं तो वह सैंड का यूज़ करके 3D स्कल्पचर बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो इस तरह से हम जब चीज़ों को चारों तरफ से, जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले जब मैं 12th में था तो उस टाइम पे मैंने फाइन आर्ट एक सब्जेक्ट पढ़ा। तो वहाँ पे एक लेडी ने जो डोरमेट होती है उसकी हेल्प से एक स्कल्पचर बनाया था जो 3D फॉर्म में था। तो अब कोई पर्सन बोले कि यह कैसे पॉसिबल है। तो जब हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन ट्राई करने से पहले जब हमें सारी जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वह पता होते हैं, फिर जब हम उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो वह एक मैच्योर एक्सपेरिमेंटेशन होती है। उसमें सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। जैसे कि एडिसन से एक बार यह पूछा गया था कि आपने 1000 बार प्रैक्टिस की तो आपके वह 1000 प्रयास व्यर्थ गए, आपने 1000 प्रयास करने के बाद बल्ब बनाया। तो एडिसन ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मेरे पास 1000 तरीके हैं बल्ब ना बनाने के। तो वहाँ पे अगर आप कोई किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको यह पता है कि अगली बार मुझे यह नहीं करनी है, यह चीज़ गलत है। तो आप जब इस तरह से अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अपने फंडामेंटल्स को समझते हुए आगे बढ़ते हो, तो आप फिर अलग अलग चीज़ें ट्राई करके अपना अलग स्टाइल भी डेवलप करते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सारी चीज़ें समझ के करनी पड़ती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही स्टाइल डेवलप करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टाइल, बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि आप कुछ यूनिक सा ही निकाल दो। लेकिन जैसे कि जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है कि जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अब कोई मुझे पोर्ट्रेट डिज़ाइनिंग के लिए जाने कि मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, तो वह मेरी अलग पहचान है, वह मेरा ही स्टाइल है। अब मैं पोर्ट्रेट वाटर कलर से बनाता हूँ, पेंसिल से बनाता हूँ, एक्रिलिक से बनाता हूँ, ऑयल पेंट से बनाता हूँ, वह अलग चीज़ है। लेकिन जो मेरा मेन स्टाइल है वह है पोर्ट्रेट का। तो अगर मैं इन फ्यूचर किसी को, अगर कोई मुझसे क्लास लेने आता है अच्छे लेवल पर, तो मैं उसे पोर्ट्रेट, और किस लिए आएगा, क्योंकि उसे पोर्ट्रेट सीखना है। तो उसी तरह से हमें सबसे पहले अपने जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उन पर वर्क करना ज़रूरी है। अब जिन आर्टिस्ट को हम अलग अलग चीज़ों के लिए जानते हैं, कि जैसे कि विक्रांत सटोली सर हैं और सिकंदर सर हैं, रियासत राहुल सर हैं, ऐसे अलग अलग आर्टिस्ट हैं जो अभी करंट टाइम में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस लेवल पर हैं। उन सब का अलग अलग स्टाइल है। विजय बिस्वाल सर हैं तो उनका भी अलग स्टाइल है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका अलग अलग स्टाइल है। कोई लैंडस्केप के लिए फेमस है, कोई आउटडोर पेंटिंग के लिए फेमस है, और कोई अपने वाटर कलर के लिए फेमस है, और पोर्ट्रेट के लिए फेमस है, कोई फ्लोरल पेंटिंग के लिए फेमस है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है लोग। तो वह लोग भी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, वह भी स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करते हैं, वह भी फंडामेंटल्स पर वर्क करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स
ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों का बेस होती है। जब हम फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं, तो उससे हम फिर उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो वह हमारे एक्सपेरिमेंटेशन जो है हमें समझ आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और जब ये सारी चीज़ें हमें समझ आने लगती हैं तो हम फिर अपना स्टाइल भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगता है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही होती है। तो सबसे पहले आपको अपने जो फंडामेंटल्स पर वर्क करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, और इसी तरह से और मेनली कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन अगर 24 घंटे में से आप 20 घंटे भी काम कर रहे हैं और फिर बाकी के 7-8 दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, ब्रेक लिए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप डेली 2 से 4 घंटे किसी काम को, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, ऑफिस पर में जाते हैं या कोई कॉलेज है या कुछ है, मतलब अलग अलग काम है, तो आप 1 से 2 भी घंटे दे सकते हैं। अगर लेकिन आपका गोल है कि आपको प्रोफेशनली इसी चीज़ में जाना है, तो वहाँ पे आपको 5 से 6 घंटे देना कम ज़रूरी है, तभी आप एक्चुअल में उस लेवल पर पहुँच पाओगे। तो आपको उस पर अच्छे से टाइम देना ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी के साथ लंबे टाइम तक। जैसे कि ये नहीं कि आपने 6 महीने किया फिर आपने छोड़ दिया, क्योंकि हर एक चीज़ में टाइम लगता है। अगर कोई आप बिज़नेस सेटअप भी करेंगे तो 1-2 साल का टाइम उसमें लगेगा, तो आपको जस्ट उसमें अच्छे से टाइम देना है, चीज़ों को समझना है, और सबसे पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि बेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आप सारी चीज़ें उसके ऊपर 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 इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। और भी चीज़ें हैं जो होती हैं, जैसे कि आर्ट के फील्ड में, पर ऐसा नहीं है कि आर्ट के फील्ड में आपको जस्ट बस ड्राइंग पेंटिंग ही सीखना ज़रूरी है। उसके बाद मार्केटिंग, सोशल मीडिया, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनको पर्सनल ब्रांडिंग, इनको हमको सीखना पड़ता है अपने को ब्रांड बनाने के लिए, कि ताकि हम लोगों से कनेक्ट कर पाएँ। तो फिर उन पर भी वर्क करना ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों में बेस कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। मैं इस चैनल के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, और कैसे हम ग्रो करेंगे। मैं भी ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अपने फंडामेंटल्स पर वर्क कर रहा हूँ, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और भी जो चीज़ें उनको भी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी एकदम बिगिनिंग होंगे या कुछ इंटरमीडिएट होंगे, तो मुझे एक खुशी होगी कि हम साथ साथ भी ग्रो करें। तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिससे कि आप सबकी हेल्प हो, और इससे मुझे भी खुशी होगी कि आप अच्छे लेवल पर ग्रो कर पाएँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वो जो आने वाले वीडियोस हैं वह आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।